अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई होप यू स्टिल रिमेंबर लास्ट वीक लेक्चर्स अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, रिवर्सिबल साइकिल्स के बारे में, कॉर्डिनेट साइकिल्स एंड इट्स प्रिंसिपल्स। टुडे टॉपिक इज़ एंट्रोपी। आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 7 ऑफ यूनिस एंजल बुक एंट्रोपी के बारे में है। पहले हम देखेंगे एंट्रोपी है क्या, हाउ टू डिफाइन इट, व्हाट इज़ एंट्रोपी। उसके बाद इसके जो रिलेशंस हैं, चेंज इन एंट्रोपी, हाउ टू फाइंड इट, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर जो इसकी बेसिक जो डेफिनेशन थी, क्लॉजेज इन इक्वालिटी, उसने वो क्लॉजेज ने कैसे उसको ड्राइव किया वो हम देखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी इसके बाद हम करेंगे। We know the basic definition of entropy that we are reading from long time. वो क्या थी कि जो डिसऑर्डरनेस है किसी भी सिस्टम की, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। द मॉलिक्यूलर रैंडमनेस किसी भी सिस्टम में जो होगी उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड एंट्रोपी. Entropy is a very useful property and serves as a valuable tool in the second law analysis of engineering devices. But this doesn't mean that we know and understand entropy very well, because we don't we don't know the exact deep understanding of entropy, and we cannot give an adequate answer to this question. And what is entropy actually? Entropy can be viewed as a measure of molecular disorder or molecular randomness. As a system becomes more disordered, the position of molecules become less predictable and entropy increases. And thus, it is not surprising that the entropy of a substance is lowest in the solid phase and highest in the gas phase. If we look at this picture, अगर हम इस पिक्चर को देखें, जो सॉलिड्स हैं, बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर very less movable, and as compared to gases and liquid molecules, they are more movable, and that's why the entropy of gases and liquid are greater than the solids. जितनी जिस सिस्टम की मोशन होगी उनके मॉलिक्यूल्स की, उनकी जो डिसऑर्डरनेस है वो ज़्यादा होगी, एंड उतनी वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे. ठीक है, जो इज द सिस्टम, जो भी सिस्टम ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, जिसमें उनकी जो रैंडमनेस ज़्यादा होगी, उसको प्रिडिक्ट करना इज़ harder than the system that has a low disorder, and we will see in next examples. इन गैस फेज़ में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा, उनकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, they collide with each other and they change their directions. That's why they are unpredictable. It's really difficult to predict the gas phase, how their molecules will be behaving. एंड द एसोसिएट विद दिस मालिकुलर चार्ज इज़ अ हाई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, जिसकी वजह से जो उसके मालिकुलर चार्ज की वजह से जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है. When viewed microscopically from a statistical thermodynamics point of view, an isolated system that appears to be at a state of equilibrium may exhibit a high level of activity because of the continual motion of the molecules. To each state of microscopic equilibrium, there corresponds a larger number of possible microscopic states or molecular configurations. The entropy of a system is related to the total number of possible microscopic states of that system, called thermodynamic probability, by the Boltzmann relation, जिसको एक्सप्रेस किया गया है. जो Boltzmann relation है वो क्या कहती है, जो उसके माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, देयर आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़. एक्चुअली आई मीन दे कॉल इट प्रोबेबिलिटीज़. जो उसके डिफरेंट स्टेट्स डेवलप होंगी गैसेस मॉलिक्यूल्स की, देयर विल बी नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. उसको उसने डिनोट किया है W से, और जो बोल्ट्जमैन रिलेशन है वो है S इज इक्वल टू
के लॉग डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है इसमें, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रेलिवेंट माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम। इस पे बाद में फिर जो गिब्स ने काम किया है बाय जनरलाइजिंग द अबव इक्वेशन, उसने फिर जो पॉसिबिलिटीज़ थी उनको अनसर्टेनिटीज़ का नाम दे दिया, और पी उसने फिर यूज़ किया इसकी जगह। तो इस इक्वेशन को उसने रीराइट किया। गिब्स फार्मूलेशन के मुताबिक जो एंट्रोपी है वो इज़ इक्वल टू माइनस के समेशन पी आई लॉग पी आई। पी आई इसमें क्या है, जो सम ऑफ ऑल माइक्रोस्टेट्स अनसर्टेनिटीज़, जो कि प्रोबेबिलिटीज़ थी बोल्ट्जमैन के केस में। और के इसमें क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1.3806 इंटू 10⁻23 जॉल्स पर केल्विन। अगर हम देखें एक माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एंट्रोपी है किसी भी सिस्टम की वो इंक्रीज़ होती है जैसे ही उसमें जो थर्मल एक्टिविटी होती है उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो ड्यू टू थर्मल रैंडमनेस और डिसऑर्डर, जो उसमें नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो दे विल कम नंबर ऑफ अनसर्टेनिटीज़, जिसकी वजह से वो जो है एंट्रोपी है वो इन्हांस होती है। सो वी कैन आल्सो से दैट जो इट इज़ अ मेजर ऑफ थर्मल रैंडमनेस जो और मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर which increases any time an isolated system। जो सिस्टम जो भी हमारे पास सिस्टम है, जब वो थर्मल उसमें चेंज आएगी तो जो डिसऑर्डरनेस ऑफ दैट सिस्टम विल बी इंक्रीज एंड द एंट्रोपी ऑफ दैट सिस्टम विल बी इंक्रीज। अब सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीलेट करेंगे, मूव करेंगे, बट जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो जो ये कम हो जाएंगे, इनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ मिनिमम एनर्जी। दीज ऑस्किलेशन however fade as the temperature is decreased and the molecules supposedly become motionless at absolute zero. This represents the state of ultimate molecular order and minimum energy. अब जो हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ, वो क्या था कि जो एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ज़ीरो सिंस देर इज़ नो अनसर्टेनिटी अबाउट द स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट दैट इंस्टेंट। दिस स्टेटमेंट इज़ नोन एज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है, कोई भी जो प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर उसकी जो एंट्रोपी होगी वो ज़ीरो होगी। तो बेसिकली इट इज़ गिविंग अस एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी। जो थर्ड लॉ है वो हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंट दे रहा है। द एंट्रोपी डिटरमाइंड रिलेटिव टू दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट एंट्रोपी एंड इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन मैनी थर्मोडायनामिक एनालिसिस। एंड इसमें एक और चीज़ है, जो फिर अगर हमारे पास सॉलिड ना हो, जो सॉलिड सोल्यूशन हो, तो जो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो ज़ीरो नहीं होगी बिकॉज उसमें जो मोर देन जो उसका मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन है दैट इज़ नॉट अ सॉलिड बिकॉज इट्स अ सोल्यूशन, बिकॉज नो देयर आर मोर अनसर्टेनिटीज़ एंड मोर probabilities. So this system will have some entropy. And the other important thing is that we cannot extract any useful work directly from the disorganized energy. जो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें आप देख सकते हैं, जो हम अपने अगर लोड को खींचना है अपनी तरफ, तो जो अब क्या है दोनों तरफ से सेम एनर्जी अप्लाई की जा रही है ऑलमोस्ट, तो उससे क्या होगा, जो एनर्जी है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई है, जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो इंक्रीज़ कर रही है। सो देयर विल बी नो यूजफुल वर्क एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दिस सिस्टम। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ शाफ्ट वो रोटेट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जिस जो ऑर्गेनाइज एनर्जी है उसको यूज़ किया जा रहा है टू रेज द वेट
सो एज दिस इज़ ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जहाँ पे जो है वर्क इज़ फ्री ऑफ डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस, तो इसमें कोई एंट्रोपी नहीं है. सो देर इज़ नो एंट्रोपी ट्रांसफ़र एसोसिएटेड विद एनर्जी ट्रांसफ़र एज वर्क. जो इस एग्जांपल में हम ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी एनर्जी हम यूटिलाइज़ करते हैं कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, सो जो एनर्जी हम कन्वर्ट कर रहे हैं हीट को, वी कैनॉट कन्वर्ट कम्प्लीटली हीट इनटू वर्क. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको 100% कन्वर्ट कर पाएँ वर्क में. सो उसके साथ फिर जो जो कुछ अमाउंट होगी हीट की, वो कहाँ पे जाएगी, सिंक में जाएगी. वर्क कन्वर्जन के बाद जो कुछ पोर्शन ऑफ हीट होगा, पार्ट ऑफ हीट होगा, दैट विल बी go into sink. The driving force for spontaneous change is an increase in the charge of energy dispersal of the isolated system. अभी हम आते हैं इस चेंज, जो किसी भी सिस्टम का, अगर हमारे पास सिस्टम है, लेट्स सपोज कि जो यूनिवर्स है वो उसका इज़ इक्वल टू जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है. अगर हमने यूनिवर्स की चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे करेंगे? फिर हमें जो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो पता होना चाहिए, और प्लस जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ टोटल होगी वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, बिकॉज जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही है डे बाय डे. वो इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग, it's not going to decrease, it is always increasing. Let's read. The entropy, a thermodynamic state function, is a measure of the molecular disorder and help us to define the direction of spontaneous change. Entropy of an isolated system increase in the course of the spontaneous change. Entropy of the system depends on the order of the system. Order means the phases of the fluids. Is it from solid to liquid and liquid to gas? In this order, this entropy increases at the molecular level. Hence, entropy of the system increases as the material changes phase from solid to liquid to gas state. The example here is a small example of solidification of water is an exothermal process with heat of fusion of minus 6.88 kilojoule per mole. वो वाटर को हम आइस बना रहे हैं, तो उसके लिए जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी रिलीज़ हुई है, 6.88 किलोजोल पर मोल हीट रिलीज़ हुई है. हैज़ द सिस्टम पासेस हीट टू द सराउंडिंग, जो हीट है वो पानी से फिर सराउंडिंग की तरफ गई है. द एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम डिक्रीज, जो पानी की एक्चुअली एंट्रोपी डिक्रीज़ हुई है, बट जो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है. So overall, the entropy of the system will positive in this case, as the change of entropy of universe is positive. यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, हम डेली लाइफ में भी एग्जांपल्स देखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप आपके रूम में देखें, विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो आपका रूम है वो जो उसकी जो डिसऑर्डरनेस है वो बढ़ जाएगी. उसमें चीज़ें आप इधर उधर फेंकेंगे, अगर उसकी आप रिवर्सिबल प्रोसेस में ना जाएं, उसको दोबारा फिर आप ठीक करें. तो हमारे पास जो अभी जो एग्जांपल उसमें आप देख सकते हैं, जो हमारे पास राइट हैंड पे बॉक्स है, उसमें जो आप क्या अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स लें तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है, एंड बट जो लेफ़्ट हैंड पे जो ब्लॉक है उसमें दे आर इन डिसऑर्डर्ड फॉर्म में बिखरे हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं. इस तरह फिर जो ब्रिक्स हैं राइट हैंड पे वो डिसऑर्डर फॉर्म में है, और राइट हैंड पे जो है ब्रिक्स वो एक वॉल की फॉर्म में हमारे पास है. सो अगर जो डिसऑर्डरनेस हो सिस्टम में तो उसको प्रेडिक्ट करना टफ है एज़ कम्पेयर टू जो सिस्टम है वो लेस डिसऑर्डर हो, एक अच्छी रैंडमनेस उसमें कम हो, मोर ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, तो that is more easy to predict that system.
हम पहले पढ़ चुके हैं था, जो हमने बिफोर लेक्चर्स, अर्लियर लेक्चर्स में हमने डिस्कशन की थी फर्स्ट लॉ ऑफ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल से पढ़ा है। तो फर्स्ट लॉ क्या था, जो हमें देता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है कि आप एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और जो सेकंड लॉ है वो क्वालिटी को बताता है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो फर्स्ट लॉ जो है क्वालिटी ऑफ एनर्जी, दैट इज़ ऑलवेज प्रिजर्व्ड ड्यूरिंग एनी एक्चुअल प्रोसेस एंड बट जो क्वालिटी है किस उसकी वो डिक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जो डिक्रीज़ इन क्वालिटी इज़ ऑलवेज accompanied by some and other property and this property is entropy। तो जो क्वालिटी उसकी डिक्रीज़ हुई है एनर्जी की, तो वो कैसे हुई है, क्योंकि जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 किलो जूल का अगर एनर्जी है, तो वो एक हम उसको भेज रहे हैं हॉट मीडियम से कोल्ड मीडियम की तरफ। तो एट द एंड हमारे पास कोल्ड मीडियम में 10 किलो जूल ही एनर्जी होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। बट लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया तो जो उसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो गई। जो सिंक की जो एंट्रोपी होगी वो बढ़ जाएगी, जो सोर्स की एंट्रोपी वो कम हो गई। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द प्रॉपर्टी एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ इट। द सेकंड लॉ ऑफ so leads to the definition of new property called entropy. Entropy is somewhat abstract property and it is difficult to give a physical description of it without considering the microscopic state of the system. We start with the discussion of the Clause's inequality, the basis for the definition of entropy. Unlike energy, entropy is a non-conserved property and there is no such thing as a conservation of entropy principle. The entropy changes that take place during processes for pure substances, incompressible substances and ideal gases we will discuss later on. With also we will discuss the entropy balance at the end of the following lectures. जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में, जो कि हमें बताता है क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में। तो जो इसके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसमें फिर आल्सो वो हमें बताता है इनक्वालिटीज़ के बारे में भी। इन इक्वालिटीज़ मीन जो भी चीज़ इक्वल ना हो, जिसको क्लॉजेज़ जो कि जर्मन फिजिस्ट था रैंकाइन क्लॉजेज़, उसने एक न्यू थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी का एक डिस्कवरी कह लेंगे वो दी थी जब वो काम कर रहा था, जिसको थर्मोडायनामिक्स का बहुत बड़ा नाम है रैंकाइन क्लॉजेज़। The second law of thermodynamics often leads to expression that involve inequalities. Any irreversible refrigerator or heat pump has a lower coefficient of performance than a reversible one operating between the same temperature limits. जो इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या हीट पंप हो उसका जो COP होगा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, वो कम होगा जो रिवर्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एट सेम टेम्परेचर अगर दोनों के हों। तो इसी को देखते हुए जो क्लॉजेज़ ने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ Q ओवर टेम्परेचर इज़ इक्वल और लेस देन ज़ीरो। ये जो इंटीग्रल के ऊपर हमारे पास सर्कल है, इट मीन्स साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव Q ओवर T is always less than or equal to 0. Integration is performed over the whole cycle. This inequality is valid for all cycles, reversible and irreversible. The integration is to be performed over the entire cycle. तो क्लॉजेस ने क्या किया, उसने एक रिवर्सिबल डिवाइस ली जिसको उसने कनेक्ट कर दिया थर्मल रेजरवायर के साथ जिसका टेम्परेचर TR था। थर्मल रेजरवायर से हीट इंटर हो रही है डिवाइस में, रिवर्सिबल साइक्लिक डिवाइस में। जो हीट इंटर हो रही है वो है QR, और जो डिवाइस है वो काम कर रही है और वर्क परफॉर्म कर रही है W रिवर्सिबल की फॉर्म में। अब डिवाइस से हीट फर्दर
जा रही हैं एक और सिस्टम में जिसका टेम्परेचर T है, और वो सिस्टम भी काम कर रहा है W सिस्टम की फॉर्म में। तो जो कंबाइंड सिस्टम है जो उसका फिर वर्क किसके इक्वल होगा, वो होगा अगर हम उसको फाइंड आउट करना चाहें तो टोटल वर्क विल बी W रिवर्सिबल प्लस W सिस्टम। To demonstrate the validity of the clauses inequality, consider a system connected to a thermal energy reservoir at a constant absolute temperature Tr through a reversible cyclic device. The cyclic device receives heats Qr from the reservoir and supplies heat Q to the system whose absolute temperature as that part of the boundary is T. And this system is performing work W reversible. The system produces work WSS as a result of this heat transfer, applying the energy balance to the combined system. अगर उस पर हम energy balance लगाएं तो combined work किसके equal होगा, जो heat आ रही है energy reservoir से minus जो change जो total energy of the combined system. Where WC is the total work of the combined system, which is equal to W reversible plus W system, and the EC is the change in the total energy of the combined system. Last lectures में हमने देखा था जब हम कोऑर्डिनेट साइकिल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने जो कोऑर्डिनेट प्रिंसिपल पढ़े थे, the ratio heat transfer from hot and to cold reservoir is equal to the ratio of the absolute temperature of the two reservoir. जो ratio of heats of two reservoir is equal to ratio of their temperatures. This also leads to Kelvin scale of absolute temperature. तो यहाँ से अगर हम QR को बाहर निकालें तो QR किसके बराबर होगा, Q/T इंटू TR. तो जो इक्वेशन है उसको वो क्या उसको हम अगर रीराइट करें तो वो इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी. So now let the system undergo a cycle while the cyclic device undergoes an integral number of cycles. अब जो हमारे पास जो क्लॉजेज ने इनइक्वालिटी दी थी वो क्या थी, इंटेग्रल ऑफ partial differential of Q/T is always less than or equal to 0. सो किसी भी इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो फिर एंट्रोपी की डेफिनेशन आएगी, इसको अगर हम 0 लें तो उसको हम रीराइट लिख सकते हैं आफ्टर सॉल्विंग दैट इक्वेशन. ds will be equal to partial differential of Q/T of इंटरनल रिवर्सिबल प्रोसेस. अगर हमने चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना हो किस दो स्टेट्स पे, तो जो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट पे एंट्रोपी होगी उससे हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम स्टेट 1 to 2 Q/T ऑफ इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस. सो फॉर इंटरनली रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रोसेसेस के लिए अगर हमने चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करनी हो, एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग एन इंटरनली रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड. The change in entropy will be equal to from state 1 to 2 Q/T of internally reversible process. अगर इसको हम T1/T0 को बाहर निकाल लें और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू Q/T0. This equation is particularly useful for determining the entropy changes of thermal energy reservoirs. जो T0 था, T0 is the constant absolute temperature of the system and Q is the heat transfer for that internally reversible process. This is very useful for determining the entropy changes of thermal energy reservoirs that absorb or supply heat indefinitely at a constant temperatures. The entropy change of a system during an internally reversible isothermal process can be positive or negative depending on the direction of heat transfer. अगर सोर्स से हीट जा रही हो तो वो हीट रिलीज़ कर रहा है तो वो वहाँ पे नेगेटिव होगी. तो सिंक जो है वो हीट गेन करता है तो वहाँ पे जो है वो पॉजिटिव होगी. Heat transfer to system will increase the entropy of a system, whereas heat transfer from a system will decrease it. Losing heat is the only way to entropy of the system can be decreased. No entropy is associated with work. Higher entropy means greater disorder, greater irreversibility is undesirable for efficiency.
uh, we are discussing the entropy. So actually the latest there is a latest approach. If you read the new books, अगर हम जो नई बुक्स में देखें जो इसकी डेफिनेशन एंट्रोपी की, वहाँ पे थोड़ी सी उसको रीअरेंज किया गया है. जो वर्डिंग हम यूज़ करें डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डर, that is replaced by energy dispersal. The interpretation of entropy as a measure of energy dispersal has been exercised against the background of the traditional view introduced by Ludwig Boltzmann of entropy as the quantitative measure of disorder. The energy dispersal approach avoids the ambiguous term disorder. An early advocate of the energy dispersal conception was Edward Armand in 1949, using the word spread. In this alternative approach, entropy is a measure of energy dispersal or spread at a specific temperature. Changes in entropy can be quantitatively related to the distribution or spreading out of the energy of a thermodynamic system divided by its temperature. अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 7.1 जिसमें एंट्रोपी चेंज हो रही है. जो सिस्टम है वो आइसोथर्मल है. अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस कंटेन्स अ लिक्विड वेपर मिक्सचर ऑफ वाटर एट 300 Kelvin. During a constant pressure process, 750 kilojoule of heat is transferred to the water. As a result, part of the liquid in the cylinder vaporizes. जो डिटरमाइन क्या करना है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो क्या है हमारे पास जी, टेम्परेचर जो है वहाँ पे 300 है, कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है. हीट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है, 750 किलो जॉल हीट ट्रांसफ़र हो रही है. इस लुकिंग वेरी सिंपल, डू इट. ओके, इसके अलावा फिर एक और प्रॉब्लम देखते हैं. पहला वाला इजी था, आपने बड़े अच्छे से कर लिया है. सेकंड प्रॉब्लम है, उसमें एयर इज़ कंप्रेस्ड बाय अ 15 किलोवाट कंप्रेसर फ्रॉम P1 टू P2. स्टेट जो उसकी है, द एयर टेम्परेचर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एज अ रिजल्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग्स medium at 20 degrees Celsius. Determine the rate of entropy change of the air. State the assumptions made in solving this problem. ये भी वैसे ही लग रहा है, वेरी इजी. जो चेंज इन एंट्रोपी इक्वेशन थी आपने वही यूज़ करनी है, वो रिलेशन. इसको सॉल्व करें.